वेलकम टू एडिनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज एंड टुडे इज 18th ऑफ जून। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीप ओशन मिशन की। तो इंडिया में यूनियन कैबिनेट ने डीप ओशन मिशन को यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, जो कि प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। क्या होगा इसमें? बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों पर एक स्टडी कंडक्ट की जाएगी ताकि हम ऐसे सोर्सेस को एक्सप्लोर कर सके जो थर्मल एनर्जी के लिए काम आ सके। कैसे ये मिशन कंडक्ट किया जाएगा? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज यूज की जाएंगी जो कि हम रशिया, यूएस, फ्रांस, जापान और चाइना से ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली टेक्नोलॉजी में हमसे कुछ कदम आगे हैं और साथ ही साथ में ये ऐसे एरियाज में है जहाँ पे सी रिसोर्सेस, ओशन रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। अब डीप सी मिशन की अगर हम बात करते हैं या डीप ओशन मिशन, ये बेसिकली फोकस करेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में। अब आप सोचेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? तो आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट जो कि चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कोई बाउंड्री होती है, लैंड बाउंड्री और ओशन की बाउंड्री, तो ऐसा नहीं होता है कि ये लैंड है और यहाँ से सीधे इस तरह से ओशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो स्लोप होता है ये धीरे धीरे आता है। जैसे कि ये अगर लैंड है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम स्लोप होगा। जैसे हम किसी बीच पे जाते हैं तो घुटने तक पानी जहां तक होता है वहां तक हम उतर जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये जो गहराई है ये इस तरह से बढ़ती है और फिर उसके बाद डीप ओशन स्टार्ट होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। साथ ही साथ जब ये वाला आप अपर पार्ट देखेंगे, यहाँ पे स्लोप बहुत कम होता है, जहां पे हम पैदल जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यहीं पे सस्टेन करते हैं। डीप सी में बहुत ही रेयर स्पीसीज होती हैं, माइक्रो स्पीसीज होती हैं, बिकॉज मैक्सिमम क्या होती है? फोटिक होती है। फोटिक का मतलब होता है जिन्हें सनलाइट की नीड होती है, और आप ओशन में जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे सनलाइट उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें कम स्लोप है, जहां तक इजिली हम जा सकते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये आपका शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया हो गया, फिर उसके बाद स्लोप हो गया, और बाद में जो सबसे ज्यादा डेप्थ वाला एरिया है ये बेसिकली सी बेड होता है, या हम इसे डीप सी भी बोल सकते हैं, एबैसल प्लेन्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो मान लीजिए ये इंडिया है, इसके तीनों तरफ यहाँ पे ओशियन है। तो ओशियन में भी कुछ एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक ही कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलाउ करती है। जिस डिस्टेंस तक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलाउ करती है उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, जो कि होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। राइट तो समझ में आया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। तो बेसिकली डीप ओशन मिशन इन्हीं एरियाज में कंडक्ट किया जाएगा। मेन इसका फोकस है कि डीप ओशन में से हमें ऐसे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करके एक्सट्रैक्ट करना जो कि बने होते हैं निकल, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट या आयरन हाइड्रोक्साइड के। क्या इनका यूज होता है? क्यों एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? इनका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या स्मार्टफोन, सोलर पैनल या बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर हम डीप ओशन से इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें दो फायदे बेसिकली होंगे। एक तो ये कि हम मैन्युफैक्चरिंग में इनका काम ले सकते हैं, दूसरा ये कि हम ओशियन के डेप्थ को एकदम क्लीन कर सकते हैं, वहां पे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक शिप आपको नजर आ रही है, ये शिप में काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट करेंगे। उस सर्वे में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये शिप में एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम भी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग करनी होगी ना हमें डीप सी से अलग अगर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को निकालना है तो। राइट तो माइनिंग सिस्टम भी होगा। फिर एक सॉइल टेस्टर भी होगा जो ये पता लगाएगा कि सीबेड सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी क्या उनमें पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं, क्या हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर एक क्रॉलर साथ में लगा होगा, ये आप देख सकते हैं, इसे हम क्रॉलर बोलते हैं। क्रॉल यानी कि धीरे धीरे रेंगना। तो ये एक तरह से क्रॉलर है जो कि सीबेड तक भेजा जाएगा। इसमें कुछ कैमरास लगे हुए होंगे जो फोटो लेंगे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के कि किस किस जगह पर ये प्रेजेंट है। फिर इसमें एक पंप लगा होगा, ये पंप क्या करेगा,
उन नोड्यूल्स को सक करेगा। जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा ना, अगर बहुत सारा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर को पास में लेके आते हैं तो ये अपने एयर प्रेशर से इनको अपने में खींच लेता है। उसी तरह से यहाँ पे एक सक्शन पंप होगा जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को अपने अंदर खींच लेगा और वो नोड्यूल्स को खींच के क्या करेगा, यहाँ पे एक दूसरा पंप लगा हुआ है, बफर सिस्टम जिसे बोलते हैं, इसमें इन नोड्यूल्स को भेज देगा और अल्टीमेटली ये फिर शिप में ले लिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलेगा सर्वे से लेकर निकालने तक का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। साथ में ये भी याद रखना है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये रॉक की तरह सॉलिड मास होता है जो कि कचरे के इकट्ठे होने से बन जाता है। बेसिकली देखो, बहुत सारा मैटर है जो सी बेड में इकट्ठा होता जाता है और काफी लंबे समय तक जब ये मैटर कलेक्ट होता है तो ये एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें हम निकल, कोबाल्ट, कॉपर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये इंडिया का ही मिशन है, रिमेंबर दिस थिंग। आगे हम बात कर रहे हैं जापान टू इशू कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए 2 साल हो गए हैं, इतना ज्यादा कोविड पैंडेमिक के दौरान जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक पासपोर्ट रिलीज किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है कोविड-19 पासपोर्ट। ये क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि क्या आपको वैक्सीन लग चुकी है। अगर वैक्सीन लग चुकी है तो आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आप कोविड से कब ठीक हुए हैं, अगर आपको कोविड हुआ है तो ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सन की इस डिजिटल पासपोर्ट में ली जाएगी। तो इस सर्वे के थ्रू हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। यानी हम टूरिज्म को अगर प्रमोट कर रहे हैं इस समय में तो हम ध्यान रख सकते हैं सेफ्टी का कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है, एक तरह से ये इम्यूनिटी सर्टिफिकेट का ही काम करेगा। मतलब हम सेफ्टी के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं जो कि कोविड से ठीक हो चुके हैं या जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, तो ये सर्टिफिकेट की तरह भी काम कर सकता है। बेसिकली कोविड-19 पासपोर्ट इसका नाम रखा गया है और फिलहाल जापान ने इसे रिलीज किया है। आगे हम बात करते हैं जूनटीन्थ इन यूएस। जूनटीन्थ एक तरह से गवर्नमेंट हॉलीडे बनाई गई है यूएसए में। अभी अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, इन्होंने एक लॉ साइन किया है कि 19 जून को, जिसे कलेक्टिवली देखो 19 और जून इन दोनों वर्ड को मिला के रखा गया है जूनटीन्थ, इसे नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। क्यों इसे नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप समझिए हर साल 19 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था और अमेरिका में एंड ऑफ स्लेवरी की तरह ये मनाया जाता है और इसे साथ में ब्लैक इंडिपेंडेंस डे या इमेंसिपेशन डे भी कहते हैं। इमेंसिपेशन यानी मुक्ति दिवस, अमेरिकन को मुक्ति मिल गई थी, यानी यहाँ पे जो शासन, इनके ऊपर जो रूल किया जा रहा था वो खत्म हो गया था। तो इसका जो मेन थिंग्स है वो यही है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का आखिरी दिन था ये। एक तरह से अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंस डे, तो उसी तरह से इनका भी इंडिपेंडेंस डे है। ये एक फेडरल हॉलीडे अभी अभी दी गई है जिसके थ्रू कई सारी जो बड़ी कंपनीज है ना, जैसे ट्विटर है या दूसरी भी कुछ कंपनीज हैं, इन लोगों ने भी अपने एम्प्लॉयज के लिए पेड हॉलीडे रखने का प्लान किया है। हर साल 19 जून को पेड हॉलीडे वो लोग देंगे अपने एम्प्लॉयज को। तो याद रखिएगा, बेसिकली ये मुक्ति दिवस है अमेरिका के लिए और इसी दिन जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट जॉर्ज फ्लॉयड के द्वारा किया जा रहा था, इनकी हत्या हो गई थी, तो उसी दिन के अवसर पर ये हर साल 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था 1866 में टेक्सास से, राइट। तो टेक्सास से बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था। इस दिन काफी सारे कल्चरल इवेंट्स भी किए जाते हैं, जैसे कुकआउट्स होता है, परेड्स होते हैं, प्रेयर गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सारे कम्युनिटी सेंट्रिक इवेंट्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 1994 में न्यू ऑर्लियंस लुजियाना से। ये जो पूरा मनाने का तरीका है, नए तरीके से जूनटीन्थ मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जूनटीन्थ क्या है। बाद में हम बात करेंगे LIC लॉन्चेस रुपे प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन।
बेसिकली डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए ये एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च किया है एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक के साथ मिलकर। आप इमेज में देख सकते हैं, काफी अच्छा ये कार्ड है। ये बेसिकली जो इसकी पूरी वैलिडिटी है वो 500 से 10,000 रुपीज का इसका रेंज हो सकता है और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी हो सकती है। यानी कि अभी तक आप सिर्फ ट्रांसफर करते थे डिजिटल फॉर्म में, लेकिन अब अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो वो भी आप डिजिटली दे सकते हो शगुन गिफ्ट कार्ड के जरिए। ये रुपे कार्ड है, कहीं पे भी इसे यूज किया जाता है। रिमेंबर, ये आपके लिए डेबिट कार्ड की तरह ही काम करेगा और 500 से 10,000 रुपए तक का इसका अमाउंट हो सकता है। 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि अगर आज आपको किसी ने एज अ गिफ्ट ये दिया है शगुन कार्ड, तो आप 3 साल तक इसे कहीं पे भी कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। ये थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो मैक्सिमम वो हमारे कंट्री में ही यूज किया जाता है, राइट। तो एलआईसी और आईडीबीआई बैंक ने मिलकर ये लॉन्च किया है रिमेंबर, जो कि इंडिया में ही सिर्फ वैलिड होगा। आगे हम बात करते हैं फेसबुक लॉन्चेस रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। देखो अभी आपने देखा होगा काफी सारे चाइल्ड अब्यूज के केसेस सामने आ रहे थे, और जब भी ऐसे कोई केस आते हैं तो लोग उसे एक दूसरे के बीच शेयर करने लगते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं। हर कोई डरता है इस चीज से। तो अब फेसबुक ने एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव नया कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। शेयर करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप किसी को भेजोगे, वो किसी को भेजेगा, और वो तीसरा बंदा चौथे को भेजेगा, और कुछ भी नहीं इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फेसबुक ने कोलैबोरेट किया आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण से। ये तीनों फाउंडेशन मिलकर इस कैंपेन को इंडिया में चलाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे किसी भी अब्यूसिव एक्ट को रिपोर्ट करें, लोगों को एनकरेज करें कि शेयर नहीं करना है, हमें रिपोर्ट करना है, ताकि उस बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती है। और ऐसे में अगर आपको पता चलता है कि किसी चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है, तो आप 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन में ये रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ही इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस साइट पे जाना होगा fb.me/online-child-protection। तो रिमेंबर, ये नंबर और ये साइट आप नोट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा एक्ट अगर आप अपने पास देखते हैं आसपास, तो आप तुरंत रिपोर्ट कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट लॉन्चेस ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल @trustedtelecom.gov.in। आप लोग कई सारे एप्स डाउनलोड करते होंगे अपने फोन में, राइट। अब आपको क्या पता होता है कि जो ऐप या जो भी फीचर आप अपने फोन में ले रहे हो वो कितना सिक्योर है, उससे वायरस नहीं आएंगे या किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट आपके फोन पर, आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन के पहले वाली सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ना, उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कई सारे एप्स या सोर्सेस इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे जो कि ट्रस्टेड सोर्सेस होंगे। यानी इंस्टॉलेशन के पहले आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल पे उसका नाम देखते हैं तो वो टोटली आपके फोन के लिए सिक्योर है, अदरवाइज वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी हमारा काम होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल। तो साइबर सिक्योरिटी के एरिया में ये काफी अच्छा काम होगा, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से, स्पेशली जब से लॉकडाउन लगा है और डिजिटल की दुनिया में लोगों ने कदम रखा है, तब से साइबर रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो ऐप से हो या दूसरे किसी भी डिजिटल मीडियम से हो। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल। नेक्स्ट, सेंटर अपॉइंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल आनंद मोहन बजाज टू सेबी बोर्ड। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल हैं आनंद मोहन बजाज, इन्हें सेबी बोर्ड में अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी है। बेसिकली स्टॉक मार्केट और इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है, मार्केट मनी को। तो सेबी को आपको याद रखना है। इसके एडिशनल सेक्रेटरी मोहन बजाज है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, राइट। तो मोहन बजाज कौन है? एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और सेबी बोर्ड में भी इन्हें एज अ मेंबर इंक्लूड किया गया है। आगे हम बात करेंगे सत्या नडेला अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन चूज किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं सत्या नडेला जी। सत्या नडेला का नाम आपने सुना होगा, ये अभी तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन थॉमसन को, जो कि पहले चेयरमैन थे। इनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 1.6 मिलियन शेयर्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हो गए। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट को स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएस में और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। रिमेंबर। आगे हम बात करेंगे ऑटिस्टिक प्राइड डे 2021। ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 जून को। ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है जो जनरली बच्चों में देखा जाता है, और अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो ऐसे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म की बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा डरते हैं हर चीज से, किसी और से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, अकेला खेलना पसंद करते हैं। कई बार उन्हें उनके नाम से अगर कोई पुकारता है तब भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन आप उनका देखेंगे तो आप रिस्पॉन्सिव एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। वो अगर किसी से इंटरेक्ट करते भी हैं तो तभी करते जब उन्हें उससे कोई चीज चाहिए होगी या उनका कोई मतलब होगा, अदरवाइज दे अवॉइड कांटेक्ट, राइट। फिजिकल कांटेक्ट हो या मेंटल कांटेक्ट हो, वो किसी से भी नहीं रखना चाहते और वो दूसरों की फीलिंग भी नहीं समझना चाहते हैं, दूसरों से बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल स्पेस और बाउंड्रीज को भी नहीं समझते हैं, जनरली डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, और कई सारे बच्चे हैं जो कि ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। इसीलिए 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हम लोगों में इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाएं और ऐसे लोगों को एबनॉर्मल ट्रीट ना किया जाए, लोग उन्हें समझें, उनका सपोर्ट करें और उन्हें अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए सपोर्ट कर सके। 2005 में पहली बार ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व किया गया था ब्राजील में। तो ब्राजील का ये इनिशिएटिव है बेसिकली एसपीज फॉर फ्रीडम, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्ट किया था, एसपीज फॉर फ्रीडम। आगे हम बात करेंगे ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 2021 इन मणिपुर। 18 जून 2021 इस दिन मणिपुर में अपराइजिंग यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको बता दूं कि 18 जून 2001 को यानी 2001 में 20 यहाँ पे 18 मार्टर्स जो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचा रहे थे मणिपुर की। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 18 जवान जो कि अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाना चाह रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उसमें शहीद हो गए थे। और उन शहीदों को याद करके ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन ने 18 जून को ग्रेट जून अपराइजिंग डे मनाने का निश्चय किया ताकि उनकी याद कर सके, उन्हें सलाम कर सके। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से लोग शहीदों को शहादत दे रहे हैं। तो इस तरह से 18 जून को मनाया जाता है मणिपुर में ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे। सो रिमेंबर दिस थिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर से मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए एजुनाचल। थैंक यू फ्रेंड्स।